120 साल ही क्यों? विंशोत्तरी दशा सिस्टम का असली राज। क्या आप जानते हैं कि जब आप रात में तारों को देखते हैं तो आप वास्तव में अतीत यानी पास्ट देख रहे होते हैं? विंशोत्तरी दशा को ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों ने सर्वसम्मति से कलयुग में मनुष्य के लाइफ इवेंट्स की गणनाओं के लिए मास्टर की कहा है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में मनुष्य के लाइफ इवेंट्स कैलकुलेट करने के लिए 42 अलग अलग तरीके की दशा सिस्टम्स लिखे हैं, पर ऋषि पराशर ने साथ में ये भी कहा है कि ग्रहों की चाल सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के समय चक्र को नियंत्रित करती है। उन्होंने 120 वर्षों की विंशोत्तरी दशा का गणित दिया, जो आज भी सबसे सटीक भविष्यवाणी का आधार है। ऋषियों ने इसका नाम विंशोत्तरी क्यों रखा, इसको किस पैटर्न के आधार पर बनाया गया, और सबसे बड़ा राज, प्लैनेट्स के साल इतने रैंडम नंबर्स क्यों दिए गए, जैसे सन के लिए 6 साल पर वीनस के लिए 20 साल। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों कि जिस दिन मुझे इन सवालों का जवाब मिला वो मेरे लिए यूरीका मोमेंट था, और आज मैं आपके साथ वही यूरीका मोमेंट शेयर करने जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे जैसे कई जिज्ञासाओं के मन को एक भारी राहत की सांस मिलेगी। तो चलिए आज हम इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। स्क्रिप्चर्स बिल्कुल क्लियर हैं। कलयुग यानी जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें मनुष्य के लाइफ इवेंट्स की प्रिडिक्शन के लिए विंशोत्तरी दशा ही सबसे इफेक्टिव टूल है। विंशोत्तरी ये शब्द संस्कृत से आता है विंशोत्तरी, जो संस्कृत की संख्या 120 को कहा जाता है। ये सिस्टम लेजेंडरी सेज पराशरा ने डिज़ाइन किया था, जहां उन्होंने मनुष्य की कलयुग में पूर्ण आयु 120 साल कही है। चलिए सीधा सोर्स देखते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ऋषि पराशर ने साफ कहा है कि सभी दशाओं में से कलयुग के लिए विंशोत्तरी दशा सबसे श्रेष्ठ है। इसके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। पर हर एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि ऋषियों ने ये नंबर्स डिसाइड कैसे किए? क्या ये रैंडम थे? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छुपा है ट्रांजिट्स यानी गोचर में। हमारे ऋषियों ने सदियों तक आसमान को ऑब्जर्व किया। उन्होंने हर प्लैनेट के रिपीटेड ट्रांजिट पैटर्न को नोट किया। दशाओं के ये साल एक्चुअली उन्हीं फिजिकल ट्रांजिट्स के एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। ऑब्जर्वेशन पे ये भरोसा इतना गहरा था कि अगर आप एंशिएंट एपिक्स पढ़ें तो वहाँ दशा से ज़्यादा ट्रांजिट्स की बात होती थी। वाल्मीकि रामायण में आप एक बहुत फैसिनेटिंग चीज़ नोटिस करेंगे। वहाँ मोस्टली इवेंट्स को जन्म कुंडली पर आए गोचर से बताया गया है। उदाहरण के लिए, जब राजा दशरथ राम के वियोग में मृत्यु शैया पर लेटे थे, तब गोचर में उनकी जन्म कुंडली में राहु 8वें भाव से गुजर रहा था। भृगु ऋषि का मानना था कि ब्रह्मांड की हर हलचल का एक गणितीय पैटर्न है। यदि हम ग्रहों की स्थिति को सूक्ष्मता से समझ लें तो नियति के गुप्त द्वार खोले जा सकते हैं। महान भृगु ऋषि की इसी बात को आधार मानकर आगे चलते हैं। बात करते हैं गणितीय पैटर्न की, जिसमें हम पहले चारों युगों के लग्न और उनके शुरुआती नक्षत्रों के बारे में जानेंगे, फिर प्लैनेट्स की दशा सीक्वेंस और सबसे अंत में उनके सालों के बंटवारे को समझेंगे। पहला, चारों युगों के लग्न और उनके शुरुआती नक्षत्र, जैसे सृष्टि के पहले तारे। ज्योतिष का हर विद्यार्थी ये जानता है कि कलयुग की काल पुरुष की कुंडली मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र से शुरू होती है। पर बचपन की कथाओं में 3 और युगों के जादू भरे हैं। सतयुग के हरीशचंद्र की तपस्या, त्रेता युग के राजा राम के धनुष, द्वापर के श्री कृष्ण के बांसुरी के स्वर। तो सवाल उठता है कि इन 3 युगों में भी तो कोई राशि और नक्षत्र उस युग का कालपुरुष बना होगा। तो इसका जवाब है कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र। पहले इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं। सतयुग, जिसे कृत युग भी कहा जाता है, कृत का एक अर्थ संख्या 4 भी होता है, इसलिए कर्क राशि, जो कृत शब्द से ही निकली है, सतयुग के कालपुरुष की राशि, और पुष्य, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है, सतयुग के कालपुरुष का नक्षत्र था। ज्योतिष के विद्यार्थियों को पुष्य नक्षत्र की महिमा का पूरा ज्ञान है। अरे रुको, हम कहीं के लिए चले और कहीं और ही चल निकले। चलिए पहले अपने विषय पर आते हैं, विंशोत्तरी के 120 साल का लेखा जोखा। तो युगों के अनुसार उनके काल पुरुष की लग्न की राशियां और नक्षत्र इस प्रकार हैं। सतयुग की शुरुआत हुई कर्क लग्न और पुष्य नक्षत्र से, सृष्टि का पहला स्वर। त्रेता युग शुरू हुआ तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र से, न्याय का चक्र। द्वापर युग शुरू हुआ मकर राशि और अभिजीत नक्षत्र से, लीला का मंडल।
और अंत में कलयुग शुरू हुआ मेष लग्न और अश्विनी नक्षत्र से नई शक्ति का जागरण। इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बहुत से लोग ये बताते हैं कि ऋग्वेद में पहला नक्षत्र कृतिका है, इसलिए कृतिका नक्षत्र सृष्टि की शुरुआत का पहला नक्षत्र है। पर मैं यहाँ बताती चलूंगी कि ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि से हुई है और ये अग्नि मात्र कृतिका नक्षत्र का देवता ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत स्थानों पर पूजनीय है। यही रीजन है कि पुष्य को आज भी किंग ऑफ नक्षत्रास कहा जाता है, क्योंकि सतयुग या कृत युग का अर्थ सृष्टि के निर्माण का युग है। दूसरा, प्लैनेट्स की दशा सीक्वेंस। क्योंकि पुष्य नक्षत्र क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो उसका प्लैनेटरी लॉर्ड ही सीक्वेंस स्टार्ट करेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का प्लैनेटरी लॉर्ड शनि है, तो इसलिए शनि ग्रह से सीक्वेंस शुरू हुई। अब जब आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, तब शायद आपको सीक्वेंस सिस्टम से कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्लैनेट शनि, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट है, से शुरू करके अंदर की ओर चलते हैं। सबसे पहले शनि, दूसरे नंबर पर गुरु, तीसरे पर राहु थिक एस्टेरॉयड बेल्ट, 4 पर मंगल, 5 पर चंद्रमा, 6 पर सूर्य क्योंकि हम पृथ्वी को सेंटर मानकर गणित करते हैं, 7वें पर शुक्र, 8वें पर केतु क्योंकि इससे पहले के सभी ग्रह एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और सिर्फ बुध सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो केतु इसको सेपरेट करने के लिए, और आखिर में 9वें नंबर पर बुध। तो सीक्वेंस बना शनि, गुरु, राहु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, केतु, बुध। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये हमारे सोलर सिस्टम की फिजिकल प्लेसमेंट है जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। देखा आपने, विंशोत्तरी दशा सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं है, ये एक टाइम कैप्सूल है जिसमें युगों की हिस्ट्री और सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री छुपी है। आज हमने सीक्वेंस और 120 साल का लॉजिक समझा, लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। हर प्लैनेट को अलग अलग साल ही क्यों मिले? राहु को 18 और केतु को 7 ही क्यों? इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगी, जहां हम अलग अलग युगों के गणित को और गहराई से समझेंगे। अगर आप में से किसी ने ये मिस्ट्री सॉल्व की हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। Taking a break for now, we will meet again in the next video. Namaskar.